कैसे हैं आप लोग? सारे अर्थव्यवस्था के किस रूप को व्यक्त किया जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के मिश्रित अर्थव्यवस्था में याद रखिएगा हमेशा ये किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? लाइक कीजिए सारे लोग, सही नहीं है लाइक कीजिए फटाफट, सारे लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। सोचना क्या है, अरे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या कीजिएगा। तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, यही 5 दिन होंगे, वो कोई नहीं जानता। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत विकासशील राष्ट्र है। क्या है? तो आर्थिक विकास से भारत क्या है? विकासशील राष्ट्र है। बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है बताइए? बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो आयात और निर्यात बंद हो जाना क्या है? अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है? थोड़ा शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि बाकी लोग भी आ सके। तो आंसर क्या है? देश की विशाल जनसंख्या है, परंपरागत कृषि व्यवस्था है, उद्योगों का अल्प विकास है। तो ये भारतीय क्या है? भारत के पिछड़ेपन होने का कारण है, इसीलिए हमारा भारत देश क्या है? अभी भी पिछड़ा हुआ है। आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है बताइए? क्वेश्चन आप लोगों को दिखे थे? चलिए बताइए। तो इसका है उपरोक्त सभी। देखिए, घरेलू उत्पादन में वृद्धि है, उत्पादन क्षमता, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता है। तो ये सारी आर्थिक विकास का तात्पर्य है। चलिए, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, क्या शामिल है बताइए? तो कृषि शामिल होता है, उत्खनन शामिल होता है और वन, ये सारे क्या अर्थव्यवस्था के प्राथमिक। मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर सारा पढ़ाया हुआ है, तो देखिए तो ये सभी हो जाते हैं। तो ये सब याद करके जाइए, क्या पता कहीं पूछ ले। सेवा क्षेत्र के अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है बताइए? सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र हमेशा तृतीयक सेक्टर यानी कि थर्ड सेक्टर में आता है। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है बताइए? चलिए बताइए। तो यहाँ पे 9 का आंसर केंद्रीय CSO करता है, ठीक है ना? CSO जिसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार ये क्या है? चलिए 10 का आंसर देखते हैं। 1919 से कितना टोटल राष्ट्रीय आय क्या है फटाफट बताइए? तो राष्ट्रीय आय है बाजार में मूल्य निविल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है बताइए? चलिए यहाँ पे आंसर आना आपका शुरू हो गया, तो तृतीय सेक्टर का है। चलिए आप मुझे बताइए, मैं आपसे ज्यादा नहीं बस कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, बताइए डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्ट हम देते हैं, और इनडायरेक्ट कौन है? कोई भी ऐसे 4 प्रकार का 5 प्रकार का डायरेक्ट टैक्स बताइए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष कर, हिंदी में प्रत्यक्ष कर बताइए। किसी को एनीवन कोई आइडिया? तो सुन लीजिए, आयकर है, डायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्ट हम चुकाते हैं, निगम कर है जो निगम वाला कचरा वाला आता है जो कचरा उठाने टैक्स लेता है, या घर का जो टैक्स भरते हो वो हुआ, धन कर जो अपनी संपत्ति पर जो आपको टैक्स पे करते हो, फिर ये देखो एस्टेट ड्यूटी, एस्टेट जो करते हो ड्यूटी उसकी टैक्स देते हो, जो करता है ना आपका HRT GRT बहुत सारे जो टैक्स जो करते होते हैं वो सारे, उपहार टैक्स जो आप गिफ्ट पर टैक्स करता है, फिर व्यय टैक्स जो आपने खर्च किया है व्यय टैक्स, ब्याज कर जो आपको लोन लेते हो तो ब्याज पर डायरेक्ट वसूला जाता है ये सारे टैक्स। चलिए अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ये बताइए कोई भी 5 प्रकार के बताइए। काहे पिज्जा एक खाते हो उस पर भी GST आता है, नहीं पता है तो फिर पढ़ना ही बेकार है आपका।
चलिए कि जीएसटी क्या है भाई, अब यही नहीं पता। एक तो पिज्जा खाते हो उस पर आप जीएसटी भरते हो, वो तो बात छोड़ दो। चलिए, अप्रत्यक्ष कर जो आपको पता नहीं चलता है, वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर। फिर देखिए सीमा शुल्क, जो आप टैक्स भरते हो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन आपसे लिया जाता है इनडायरेक्ट वे में। सीमा शुल्क होता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री जो आप बेचते हो उस पर भी टैक्स लिया जाता है। चलिए इनडायरेक्ट, और ये सारे टैक्स कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी कि केंद्र सरकार करती है। कौन करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब आता है देखिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आपकी कैसे टैक्स लेती है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे टैक्स लेती है वो समझो। आज मेरे पास डिजिटल पेन नहीं, इसलिए आप लोग थोड़ा काम चला लीजिए। देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है स्टेट गवर्नमेंट का, डायरेक्ट टैक्स। तो आप जो कृषि पर जो आय देते हो, यानी कि जो भी आप फार्मेसी करते हो, कृषि पर जो देते हो, कृषि आय देते हो ना, कि हाँ भाई इतना किया है तो पैसे देने ही पड़ेंगे। व्यवसाय जो आप बिजनेस करते हो उस पर भी आप टैक्स देते हो, ठीक है ना। गैर शहरी अव्वल, उसमें ये सारे क्या है, डायरेक्ट टैक्स जो क्या है, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी राज्य सरकार है, जैसे कि बिहार की सरकार है, और वो सारी टैक्स कौन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार जो होती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में अलग अंतर है, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष कर में देखो, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में देखो, इसका क्या होता है, तो विज्ञापन कर होता है। विज्ञापन पर जो कर होता है, प्रचार करोगे भाई, पोस्टर लगाओगे, बैनर लगाओगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना, विज्ञापन कर होता है। जो आप प्रवेश करते हो, टोल टैक्स आपसे काटा जाता है ना, प्रवेश शुल्क वो होता है। स्टाम्प होता है, पंजीयन शुल्क होता है, शिक्षा टैक्स होता है, बहुत सारे टैक्स होते हैं जो क्या है स्टेट गवर्नमेंट लेकिन इनडायरेक्ट वे में लेती है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फालतू कमेंट पर ध्यान नहीं दीजिए, पढ़ाई कीजिए, और कमेंट कीजिए तो फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे। चलिए, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, बताइए। तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय सर्वाधिक योगदान किसका है, बताइए। सबसे ज्यादा टैक्स किससे लिया जाता है, तो सेवा से लिया जाता है। चलिए, इंडिया विजन 2020 क्या है, बताइए। तो यह एक योजना थी जिसमें विकसित बनाने के लिए उद्देश्य से तैयार किया गया। यह एक क्या था, दृष्टि पत्र था। थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी आ जाए। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है, कौन तैयार करता है, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तैयार करता है। देखिए ये लो टू हाई लेवल क्वेश्चंस है, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। भारत में बेरोजगारी किसकी किस्म, बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, किसमें, बताइए। तो संरचनात्मक बेरोजगारी। चलिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है, बताइए। बताइए बताइए। चलिए चलिए 18 नंबर का देखते हैं, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किसका आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है, बताइए। चलिए 19 नंबर का आंसर देखते हैं। भाई हम ये सारे चीजें बता चुके हैं। डीटी लकड़वाला, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए करने की दर किस क्षेत्र में रही है, बताइए। बताइए बताइए फटाफट। चलिए, तो इसका आंसर रहा बी, निर्माण का। किसका आंसर क्या रहा, तो निर्माण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, बताइए।
अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? चलिए, आप लोग वैसे बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो ठीक है, चलिए हम बता ही देते हैं। ये जो जितने भी बेरोजगारी आप देख रहे होंगे, देखिए भारत में बेरोजगारी की किस्म जो पाई जाती है तो उसमें बहुत सारी बेरोजगारी होती है। पहली होती है आपको मौसमी बेरोजगारी, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, चलिए ठीक है मैं बता देती हूँ। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, जैसे कि मौसमी बेरोजगारी में कुछ खास महीनों में काम मिलता है, कुछ खास महीने में नहीं मिलता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी महीने में तो बहुत वर्क मिलते हैं, होता है ना, घर बन रहा है तो भाई चलो बहुत सारे मजदूर मिलेंगे, उनको काम मिलेगा। तो चलिए ये होती है मौसमी बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या है वो सुन लीजिए। चक्रीय बेरोजगारी वो होता है जब क्या है, ये ई कॉमर्स यानी कि व्यापार में जब शेयर बाजार में लोग खेलते होंगे, देखते होंगे कि अचानक वो जो भैंसे टाइप का जो बना होता है, यानी कि वो सेंसेक्स निफ्टी जो बोलते हो आप, वैसे तो खैर तो तेजी से मंदी जाता है, मंदरिया और तेजरिया बुल फाइटिंग जो भी होते हैं, तो वो सब क्या होता है, चक्रीय बेरोजगारी। कब ये बाजार घटेगा, कब ये बाजार बढ़ेगा, कुछ नहीं। फिर यहाँ पे देख रहे होगे सृजनात्मक बेरोजगारी, वो क्या होती है सुन लीजिए। सृजनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, जब भी आर्थिक ढांचे से संबंधित होता है तभी क्या होता है कि दोष या विकास के कारण परिवर्तन होता है। जैसे कि क्या होता है कि सरकार कुछ ऐसी डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकाल दी, जिसके कारण क्या हो गया, बहुत सा, जैसे कि सोचिए ना कोविड-19, जैसे मौसम कोविड-19 आ गया, बहुत सारे कर्मचारियों का क्या चला गया, जॉब चला गया, तो उनके पास अब कुछ भी नहीं है। तो इस टाइप की सृजनात्मक बेरोजगारी हम कहते हैं। फिर देखिए बहुत सारी होती है, प्रच्छन्न हुआ, फिर सृजनात्मक हो गया, सब इसी टाइप में आता है। बहुत डिफरेंट टाइप की जो आपकी बेरोजगारी होती है वो होती है। चलिए और कुछ, और एनीवन, किसी के पास कोई क्वेश्चन है बताइए। चलिए फिर यहाँ पे देख, चलिए बताइए किसी का प्रच्छन्न बेरोजगारी, चक्रीय बता दिया, ऐच्छिक बेरोजगारी जो अपने नहीं करना चाहते हैं तो उसे हम वो कहते हैं, क्या कहते हैं, तो बेरोजगारी। उसी तरीके से जब आपकी मर्जी हुई तो आप काम किए, जब आपकी मर्जी नहीं होगी तो आप काम नहीं करोगे, तो उस टाइप की बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कह सकते हैं। बाकी आप गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा, क्या कीजिएगा, गूगल कीजिएगा मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम कुटीर ज्योति योजना है, क्या मतलब है बताइए। बताइए फटाफट बताइए। चलिए 22 का आंसर देखते हैं। 22 का आंसर होता है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखापन करने वाले विद्युत सुविधा उसको जो उपलब्ध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, तो कुटीर ज्योति योजना कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कुटीर ज्योति योजना कहते हैं। चलो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में कौन प्रकाशित करता है बताइए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, बताए तो 21 का आंसर क्या होगा भाई, अभी तो बताए हैं। अंत्योदय कार्यक्रम योजना, गरीबों में सर्वाधिक गरीब की मदद करना, उसे हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, फटाफट बताइए। सारे देखिए टाइप्स ऑफ बहुत सारे बेरोजगारी होती है, तो सारे बेरोजगारी के अलग अलग अर्थ होते हैं, ठीक है ना, तो विश्व बैंक। चलिए मानव सूचकांक एसडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है बताइए। तो किसकी है, तो महबूब उल हक की देन है। किसकी है, तो महबूब। मानव विकास सूचकांक है, यहाँ पे देखिएगा, एडम स्मिथ नहीं मारिएगा। मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं कौन, चलिए 25 का आंसर दीजिए। ये सभी साक्षरता दर होती है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आजीवन प्रत्याशा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ाई करने वाले पढ़ाई कैसे भी करते हैं, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए आप लोग। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ हुआ था बताइए। तो 2 फरवरी 2006 कब हुआ था,
2 फरवरी 2006 ईस्वी को हुआ था। चलिए, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना था? पहला राज्य कौन बना था ये बताइए। तो मध्य प्रदेश बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट क्योंकि क्वेश्चन बहुत है और टाइम है हमारे पास कम। भारत निर्माण योजना किससे संबंधित है? फिर किसी दिन, अब तो एग्जाम खत्म है, फिर किसी आगे की पढ़ाई के लिए जीके को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में ग्रामीण अधोसंरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना कब आया था? ये सब पूछेगा ही पूछेगा, अगर पूछ दिया तो फिर वहां पे क्या होगा? 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। राजीव, जस्ट सेकेंड रुक जाइए, बताइए राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ हुआ? बताइए। तो 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना प्रारंभ हुआ था। चलिए, भारत में योजना के निर्माण के उद्देश्य क्या, बताइए क्या है? तो उपरोक्त सभी राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना और मूलता, तो ये सारे क्या है? योजना के निर्माण के उद्देश्य है। यानी उन्मूलन में तो समझे, निर्धन यानी कि गरीबी को कम करना। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? बताइए। तो पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो योजना आयोग को है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? एनीवन, कोई आइडिया? पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना पूछा क्वेश्चन भी आ गया। तो 15 मार्च 1950 योजना आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। चलिए, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? कौन अभी कौन है हमारे प्रधानमंत्री बताओ? मोदी सरकार। चलिए, और मोदी सरकार को याद रखा कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन में बनेंगे मोदी जी। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा भारत में योजना आयोग की क्या हुई थी? तो स्थापना की गई थी। चलिए 37 का आंसर देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। मैंने कहा ना कि मोदी जी को याद रखिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, क्वेश्चन तो दिख रहा है ना आप लोग को साफ क्लियर? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? बताइए। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी। यानी कि अगर आपसे पूछेगा ना, बीच में 3 साल ऐसे थे जिसमें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं हुई थी, और सबसे फेल्योर परियोजना पूछेगा तो आप थर्ड परियोजना को बताना, क्योंकि थर्ड परियोजना पूरी तरीके से फेल हो चुकी थी। चलिए, तो एक प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस पर था? बताओ। मैंने बताया था ना कहानी आपको। तो कृषि, सेकेंड उद्योग से था, तीसरा दोनों भाई भाई। चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बताइए। तो पीसी महाबोलिस पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। नेक्स्ट करते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? बताइए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लानिंग हॉलीडे कब था? बताइए। हॉलीडे मैंने कहा था ना कि बीच में छोटा होता। तो 1966 के सूखे, जब जो सूखा अकाल पड़ा था, तब ये प्लानिंग योजना का अवकाश कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इस्पात कारखाने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? बताइए। चलिए, तो 43 का आंसर हो जाएगा ये सभी, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सारे के सारे क्या थे? तो आपको द्वितीय युद्ध के दौरान ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और तृतीय पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इस्पात कारखाने की हुई थी। तो द्वितीय में राउर किला है, दुर्गा है, ये सॉरी दुर्गापुर है, हाँ भिलाई है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। सुन लीजिए तो थर्ड में क्या हुआ था, थर्ड में कौन कौन सा हुआ था, तो एक बार ऐसे देख भी लीजिएगा तो बोकारो हुआ था, बोकारो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। चौथी पंचवर्षीय यानी कि फोर्थ पंचवर्षीय योजना में किसका किसका हुआ था, तो विशाखापत्तनम जो कि अभी एपी में है यानी कि आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम का हुआ था। सलेम जो कि तमिलनाडु में है उसका हुआ था परियोजना का, और भद्रावती। दूसरा बात कि इसकी सहायता किसने की थी, तो इसकी सहायता रूस ने की थी इसको बनाने में, ठीक है ना। चलिए, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता योजना की किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था। देखिए आप लोग एक बार कर लीजिएगा चेक भी, क्योंकि मुझे जितने याद रहते हैं मैं उतने ही बताऊंगी ना आपको, तो थोड़ा गूगल भी कर लिया कीजिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने % में विकास दर निर्धारित किया गया था, बताइए। अरे कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा ना कि वैक्सीन लिए हैं तो कह दीजिएगा कि हाँ, तो वैसे तो कुछ भी ऐसा पूछता नहीं है, अगर पूछ लिया बाई चांस तो कहना कि हाँ लगाया है, पूछेगा तो मैसेज मोबाइल पे आया था, मोबाइल घर पे है, बोल देना। अच्छा बहाना, अरे बिहार के हो आप लोग, अच्छे खास बहाने बना सकते हो क्या आप भी। चलो, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 2012 से 17 में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना ने कितने % की वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है, बताइए 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 फटाफट। वैक्सीन ले लीजिए, वैक्सीन तो सबको लेना चाहिए लेकिन ले ही लीजिए। 8.2%। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर क्या हैं, बताइए। तो अभी मैंने बताया आयकर, सीमा कर, निगम कर, ये सब भी है। अप्रत्यक्ष कर क्या है, नहीं पढ़ रहे हो आज, जब एग्जाम में जाओगे ना तो कहना एकदम अच्छे वाले भाषा में, मैम पढ़ाई थी बट हम ना पढ़े इसलिए हमको याद नहीं। सोच लीजिए यही बातें याद आती हैं एग्जाम में, उत्पादन शुल्क, तटकर और सीमा शुल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखा समिति का संबंध किससे है, तो अप्रत्यक्ष कर से है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए, बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है, तो राज्य सरकार का है। किसका है, तो राज्य सरकार। केबीसी की तरह फटाफट हाथ चलाइए और आंसर दीजिए, 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। भारत को अधिकतम कर की आय कहां से प्राप्त होती है, बताइए। चलिए, उत्पाद शुल्क से प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष करों में किस कर से सरकार की अधिकतम प्राप्ति होती है, और एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चंस आप सारे अटेम्प्ट 120 कीजिएगा, और जो क्वेश्चन पहले आता है उसे कीजिएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आता है एकदम थेथर की तरह तुक्का मार देना। वैसे भी तुक्का भगवान की दया से सही हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो गए, सोचिए कि नहीं पढ़िए, नहीं तो पढ़ लीजिए। राजा चलैया समिति का संबंध किससे है, बताइए। तो यह कर सुधारों से, जितने भी जो टैक्स होते हैं, याद रहेगा भाई, थोड़ा माइंड को ना शांत कर कर रखिए, याद रहेगा, कर सुधारों से। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, थे अभी ये थे हो गए, अभी नहीं है, तो कौन थे, वाईवी रेड्डी। अब कौन है बताओ तो। 12वें वित्त आयोग में केंद्रीय करों में कितने % करों की सिफारिश की गई थी, एकदम पेपर को फोड़ के आना है, याद रखिएगा। बीपीएससी और यूपीएससी से आसान ही पेपर रहेगा, तो वो लोग जब क्रैक कर सकते हैं, वो लोग भी आप ही की तरह बच्चे होते हैं, बल्कि आपसे कुछ छोटे होते हैं, तो आप क्यों नहीं। 42%, और आप ही करोगे ऐसा सोचना। वैट किस प्रकार का कर है, बताओ। वैल्यू एडेड टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, अब बताइए। तो प्रत्यक्ष कर है, कौन सा है, तो प्रत्यक्ष कर है। भारत में वैट कब से लागू हुआ, तो भारत में वैट अप्रैल 2005 से लागू हुआ। अरे हो जाए, आप टेंशन मत लीजिए, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, सब क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन मत। थोड़ा नदी वगैरह स्टैटिक जीके पढ़ कर जाइएगा। पढ़ना कहाँ है, लूसेंट होगा या क्राउन होगा ना, तो पढ़ लीजिएगा। और यूनिक का जितना भी है पीछे
तो रुपया। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहते हैं? एग्जाम मुझे नहीं, एग्जाम आप लोग को देना है, तो वैक्सीन लेना, और हम तो सबसे पहले जाकर ले लिए वैक्सीन। वैक्सीन सारे लोग ले ही लीजिए, ज्यादा बेटर है। विमुद्रीकरण, वह अवस्था जिसमें मुद्रा मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है क्या? हिस्ट्री का करा चुके हैं, देख लीजिएगा 100+ हिस्ट्री का करा चुके हैं। तो मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रा से लाभान्वित होते हैं कौन कौन, बताइए? तो ऋणी, जो भी डिवेटर होता है ना, वो ऋणी, जो ऋण लेते हो, लोन जो लेते हो ना, तो मुद्रास्फीति से आप लाभान्वित होते हो। चलिए, अभी तक भारतीय रुपए में कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? ये तो तीसरी बार, 3 बार तो है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 4 बार हो जाना चाहिए। इसको एक बार गूगल कर तो लीजिएगा, हमको इस आंसर पर डाउट है, एक बार कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि 3 बार अभी तो तुरंत 500 रुपए का नोट चेंज हुआ है। देख लीजिएगा एक बार, को देख लीजिएगा एक बार। तो आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो आरबीआई, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देखो आ भी गया, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। किस बैंक का व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें आप अपना खाता नहीं खोल सकते? कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। तो भारतीय रिजर्व बैंक में किसी का खाता नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है भाई, कितना बोलूं। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार का, और ले लेना इसी बार, क्या पता अगले साल से बीएड कुछ चेंज कर दे, इसलिए इसी साल एडमिशन ले ही लेना आप लोग। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, चलिए, इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। कल 12 बजे हम फुल मॉक का एनालिसिस करवाएंगे। जो मॉक अभी आप लोग दिए हो ना, मॉक 16 दिए हो कि 15 दिए हो, जो भी दिए हो, कल इसका फुल एनालिसिस यूट्यूब पर होगा 12 बजे। और कोई भी क्लासेस नहीं होगी, बस सिर्फ ओनली मॉक, रात में होगी। फिर 1955 भारतीय द्वारा समिति देवताओं वाला संचालित पहला बैंक कौन था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस साल की गई? बीएड का जबरदस्त सेना तैयार किया, इस बार बीएड एग्जाम में प्रीति मैम का स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए। चलिए थैंक यू, सारे लोग सेलेक्ट हो भाई, मेरे लिए ऐसा थोड़ी है। 1956 में भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो 5 है, वैसे अब चेंज हो चुका है, ये भी क्वेश्चंस पूछेगा नहीं, टेंशन मत लीजिए। नरसिम्हा समिति के संबंधित कौन है? अरे आपको ये क्वेश्चंस हर एक काम करेंगे, टेंशन मत लीजिए, आगे जितने भी परीक्षा दोगे आपको हर पेपर में काम देंगे, जीके कभी खाली नहीं जाता। बैंकिंग संरचना सुधारों से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण करती है? तो शेयर बाजार के लिए सेबी, ठीक है, सेबी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध, यानी कि वित्त सुविधा, लोन उपलब्ध कराने के लिए कौन है? बताओ। तो ग्रामीण जैसे ही आए चुपचाप आंख बंद करके नाबार्ड मार देना। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी और अभी इसके कौन है अध्यक्ष, बताओ। फ्री में मॉक, फ्री में मॉक आप टेलीग्राम जाइए, चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको डेली मॉक आता है, डेली मॉक दे दीजिए वहां पे। सी 1982 में हुआ था। चलिए कौन है अभी बताइए? जीआर चिंताला। पहले, इससे पहले हर्ष कुमार भनवाला थे। अरे मंदरिया एवं तेजरिया अभी मैंने बताया है, किससे है बताओ? मंदरिया तेजरिया बताई हूं ना मैं शुरू में, तो शेयर बाजार से है। आप सबको है, आप सब पास करोगे, टेंशन मत लीजिए, बस हौसला रखिए अब, और पढ़ाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि अभी भी 80 to 90 के बीच में रहे, देन तभी कुछ उपाय है, क्योंकि वहां पे कितने भी टफ आए तो पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं। निकी, और जिनके नहीं आ रहे हैं टेंशन मत लीजिए, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपके लिए रखा हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी?
1.21 अरब है। कितनी है? तो 1.21 अरब है। भारत में 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि रही है। कितनी रही है? तो 17.7% रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ना? हाँ चलिए। वर्ष 2011 में, क्योंकि देखिए 2011 इसलिए लिया जाता क्योंकि 2011 के बाद जनगणना होने वाली थी 2021 में, लेकिन बाई कोरोना यानी कि कोविड-19 के कारण जनगणना नहीं हो पाई, इसलिए अभी तक भी यही डाटा है। 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुष का होगा? ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था। बीपीएससी 65 में, 65वां में पूछा गया, 63वां में पूछा गया, लगातार ये क्वेश्चन मैंने देखा है। तो 943। चलिए, वर्ष 2021 में जनगणना के अनुसार भारत के साक्षरता दर कितने % थे? 73। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। कौन है? तो केरल है। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व कितने हैं? बताइए। बिल्कुल सही जवाब है 382 है। किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं? तो मध्य प्रदेश है। कौन है? तो मध्य प्रदेश है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए। सबसे कम लिंगा अनुपात वाला राज्य बिहार कभी नहीं है। बिहार बहुत है, बिहार में सबसे ज्यादा है। चलिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें भी बताना है। बिहार का करंट अफेयर जरूर करके जाइएगा, 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। चलिए, सबसे कम जनघनत्व वाला भी बिहार नहीं है। भारत में विभाजक दशक माना जाता है। बताइए। तो 1991 से 1921 तक। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो ये है स्टेट बैंक। केंद्र सरकार ने बजट चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? बताइए। बस अब ठीक 5 मिनट के बाद ये क्लास खत्म। तो ब्याज भुगतान है। आर.एन. मल्होत्रा संबंध किससे था? बीमा क्षेत्र में। देखिए, एक बात बोलती हूँ, 7th क्लास या 8th क्लास की बात नहीं होती है। क्यों कहता है? जो लोग आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं तो 6 to 12 का पढ़ते हैं, तो क्योंकि उसी से क्वेश्चन आता है, बाद में ऊपर से थोड़ी क्वेश्चन कोई बन के आते हैं। शुरुआती आपको इसलिए तो तैयार किया जाता है। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो ये हुआ था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ कब होता है? तो 1 अप्रैल को होता है। कहाँ चला गया? चलिए, वित्तीय प्रकाश तो 1 अप्रैल को होता है। गिल्ड बाजार एवं किससे संबंधित है? बताइए। सरकारी प्रतिभूतियों से। बैंक नोट प्रेस, देखिए ये बैंक नोट प्रेस है, ये कहाँ स्थित है? बताइए। हमने इसका कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर किया था। कहाँ स्थित है? बोलो। तो बैंक नोट प्रेस पूछेगा तो यह है देवास में। कहाँ पे है? तो देवास में। ऐसा नहीं कि नासिक मार के आ जाना हो रहा है। ₹10 या इससे ऊपर के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर या भारतीय रिजर्व बैंक, ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। डी सुब्बाराव लिखा रहता था ना पहले ₹10 के नोट पर, डी सुब्बाराव। अब क्या लिखा रहेगा? शक्तिकांत दास। चलिए, तो 1949 निजी क्षेत्र देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र है। इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो यह सूरत में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। मुद्रास्फीति माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया है? बताइए। तो 2011 से लेकर 12 तक।
चलिए चलिए बताइए डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, सुबह में अभी पढ़ाई हूं उसमें, बताइए। तो ये सब ये संपत्ति कर है, आय कर है, उपहार कर है, सब ये डायरेक्ट वसूले जाते हैं आपसे। हंस के दो या रो के दो। चलिए, भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? मंत्रालय करता है। इसी के साथ 103 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स के कंप्लीट हो गए।